बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर 5 स्टार्ट करना है, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। इसका आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें। इससे पहले आप स्टडी कर चुके हैं गुड फंक्शन जो कि आर से आर पे होते हैं। y इज अ फंक्शन ऑफ x वेयर x इज सम रियल नंबर। तो ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल थे क्योंकि इसमें वन वेरिएबल इन्वॉल्व था, x एक रियल नंबर है। अब हम आ रहे हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की तरफ या फंक्शन ऑफ मोर वेरिएबल्स की तरफ। मिसाल के तौर पे अगर आपका फंक्शन आर क्रॉस आर से आर पे हो तो ये सिंगल वैल्यूड ही होगा, ठीक है। इसकी रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, लेकिन अब इसकी जो डोमेन है इसके अंदर दो रियल नंबर होंगे। नाउ दिस इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स कॉमा वाई, ठीक है। कॉल इट जेड, लेट जेड इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इसी तरह फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल अगर आप डिफाइन करना चाहें तो एफ फ्रॉम आर क्यूब टू आर एंड अप टू सो। इन जनरल आप लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल, दिस इज आर एन टू आर। जब आप सिंगल वैल्यूड फंक्शन से और जब आप फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पे आएंगे, यानी पहले आप फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पे आपने पढ़ा है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, और जब आप वन वेरिएबल से टू वेरिएबल पे आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे काफी सारा डिफरेंस आ जाएगा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में। लेकिन जब आप फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स को स्टडी कर लेंगे तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल, फंक्शन ऑफ फोर वेरिएबल और फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स, ठीक है। फिर उसे आप आसानी से जनरलाइज कर लेंगे। लिहाजा हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को स्टडी कर लें और बाकी हम उसे उसी तरह से जनरलाइज कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में क्या होगा, ये फंक्शन आपका डिफाइंड होगा आर स्क्वायर से आर पे, यानी इसकी जो डोमेन है वो आपके पास आर स्क्वायर है या आर स्क्वायर का कुछ पार्ट है, ठीक है। और ये मैप किस पे करेगा, ये मैप करेगा रियल लाइन पे आर पे, फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फंक्शन है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। दिस इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसकी अगर आप ओरिजिन पे वैल्यू निकालना चाहें जीरो जीरो तो इट विल बी जीरो, उसकी वैल्यू आप वन जीरो पे निकालना चाहें दिस इज वन स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, दिस इज वन। तो आप देख लें कि ये एक्स वाई प्लेन के कोई पार्ट है, कोई भी पॉइंट आप ले रहे हैं तो उसको वो आर पे मैप कर रहा है क्योंकि इसका आंसर एक रियल नंबर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई, ऑल आर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। उसके बाद अब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में पढ़ते आ रहे हैं, अब हमने उन्हें ट्रांसफॉर्म करना है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में। मिसाल के तौर पे ये आपके पास अगर रियल लाइन है तो आपने किसी भी पॉइंट एक्स नॉट का नेबरहुड पढ़ा था। एक्स नॉट का नेबरहुड क्या होता है, एक्स नॉट प्लस डेल्टा, एक्स नॉट माइनस डेल्टा। ये जो ओपन इंटरवल है ये एक्स नॉट का नेबरहुड कहलाता है। इसके लिए आपने डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया था, और आप जानते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में दो पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है एक्स और एक्स नॉट का, वो एक्स माइनस एक्स नॉट मॉड होता है, ठीक है। और अगर किसी पॉइंट एक्स का डिस्टेंस एक्स नॉट से लें और वो डेल्टा से कम आए तो आप कहेंगे कि वो जो एक्स है वो एक्स नॉट के डेल्टा नेबरहुड में पड़ा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर आपने आर स्केयर में लेके जाना है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में, ये आपका आर स्केयर है, तो आर स्केयर में अगर आपके पास फंक्शन दो पॉइंट पड़े हैं, मिसाल के तौर पे ये एक पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट, इसका आपने नेबरहुड फाइंड करना है। अब इसका जो नेबरहुड है वो आप देखिए अब तमाम डायरेक्शन में इसका नेबरहुड होगा, ठीक है। जब आप रियल लाइन पे हैं तो आपके पास दो ही डायरेक्शन थी, दो डायरेक्शन में नेबरहुड था। अब आप इसके नेबरहुड के लिए एग्जांपल ले सकते हैं एक ओपन सर्कल की, ऐसे ये जो इस सर्कल के अंदर पॉइंट्स होंगे वो इसका नेबरहुड कहलाएंगे, ठीक है। आप मैथमेटिकली इसे कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम एक्स नॉट वाई नॉट शुड बी लेस देन डेल्टा, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, प्लेन के अंदर जब दो पॉइंट होंगे तो आप जानते हैं कि उनका डिस्टेंस क्या होता है, एक्स माइनस एक्स नॉट स्केयर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्केयर, स्केयर रूट इज लेस देन डेल्टा, तो मैं स्केयर लेता हूं तो ये बन जाएगा डेल्टा स्केयर। लिहाजा अब नेबरहुड की डेफिनेशन ये बन जाएगी कि नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट x naught y naught of radius delta, this is equal to set of all those points, this is x y, such that distance of x minus x naught square
y माइनस वाई नॉट स्क्वायर, दिस इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, ये आपका नेबरहुड बन जाएगा। ठीक है, डेल्टा नेबरहुड कहलाता है ये। नाउ देयर आर सम डेफिनेशंस। व्हाट इज ओपन सेट? ओपन सेट क्या होता है? अब हम इसे आर स्क्वायर में देखेंगे। फर्ज करें कि ये आपके पास एक सेट है। कोई भी सेट ओपन सेट कब कहलाता है? जब आप उसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लें, एक्स नॉट वाई नॉट, तो उस पॉइंट के गिर्द एक ऐसा नेबरहुड हो जो उसी सेट के अंदर लाई करे। ठीक है, अब इस पॉइंट के गिर्द ये एक ऐसा नेबरहुड बनाया जा सकता है जो इसी सेट के अंदर लाई कर रहा है, तो ऐसे सेट को ओपन सेट कहते हैं। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आपके पास फर्ज करें ऐसे कोई सेट है इस तरह का। अब आप आर्बिट्रेरी पॉइंट जो मर्जी पॉइंट लें, ये जहां मर्जी ले लें, बाउंड्री के बेशक करीब ले लें, तो उस पॉइंट के गिर्द आप एक नेबरहुड बना सकते हैं जो आपके सेट ए के अंदर ही रहेगा, तो ऐसे सेट को ओपन सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक ऐसे सेट की जो ओपन सेट नहीं है। ये एक्स वाई प्लेन है, ये आप सर्कल की, ये आप ले लें, एक क्लोज सर्कल है ये आपके पास। ठीक है, अब ये सेट ओपन नहीं है, एम सेट। ये सेट ओपन क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अगर इसकी बाउंड्री पे पॉइंट ले लूं यहाँ पे, तो अब इस बाउंड्री पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका जो भी आप नेबरहुड बनाएंगे उसके कुछ पॉइंट इसके अंदर होंगे, कुछ पॉइंट इससे बाहर होंगे। लिहाजा ये जो सर्कल मैंने बनाया है ये ओपन सेट नहीं है। ठीक है, तो ओपन सेट की ये कंडीशन है कि उसके अंदर ये खूबी होती है कि हर पॉइंट के गिर्द आप कम से कम एक नेबरहुड जरूर ऐसी बना सकते हैं जो सेट के अंदर ही लाई करती है। ठीक है, तो ये ओपन सेट आ गया। ए सेट इज नोन टू बी ओपन सेट इफ ईच पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट ऑफ द सेट हैज ए नेबरहुड विच टोटली लाइज इनसाइड द सेट। ठीक हो गया। अच्छा, डोमेन। ए सेट डी विच इज नॉट एम्प्टी, यानी डी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एंड ओपन is known to be a domain if any 2 points of the set can be joined by a broken line which lies completely within D। अब डोमेन आपके पास एक पार्ट है, फर्ज करें ये एक्स वाई प्लेन का पार्ट है, नॉन एम्प्टी है, ओपन है। ओपन का मतलब ये होगा कि ये बाउंड्री शामिल नहीं करनी आपने। ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि आप इसके कोई से 2 पॉइंट लें, मिसाल के तौर पे ये 2 पॉइंट है, तो उनको मिलाने वाली जो लाइन है वो उसी के अंदर लाई करे। और ये आपको डेफिनेशन लग रही है जैसे एक कन्वेक्स सेट की होती है, लेकिन कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन में और उसमें फर्क है। एक सेट कन्वेक्स कब होता है? कन्वेक्स सेट ये होता है कि अगर आपके पास एक सेट है और उसके अंदर ये खूबी है कि उसके कोई से 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है वो उसी के अंदर लाई करती है, ये कन्वेक्स सेट होता है। लेकिन डोमेन के अंदर ये होता है, मिसाल के तौर पे ये, अब आप फर्ज करें ये होल है, इसके अंदर ये होल है। ठीक है, दिस इज अ होल, ये आपका हिस्सा नहीं है। अब आपका एक पॉइंट यहां पड़ा है, एक पॉइंट आपका यहां पड़ा है। अब ये कन्वेक्स नहीं है। कन्वेक्स क्यों नहीं है? दिस इज नॉट कन्वेक्स। कन्वेक्स इसलिए नहीं है कि अगर इन 2 पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो ये लाइन इससे बाहर चली जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब लेकिन ये डोमेन है। डोमेन कैसे है ये? अब आपको मैं बताता हूं कि ये डोमेन कैसे है। डोमेन के लिए कंडीशन क्या होगी? फर्ज करें आपका ये होल है, यहाँ एक पॉइंट पड़ा है, यहाँ एक पॉइंट पड़ा है। डोमेन की कंडीशन ये है कि हर 2 पॉइंट को एक ब्रोकन लाइन की मदद से मिलाया जा सके। अब ब्रोकन लाइन का मतलब ये है कि आपकी एक लाइन ये है, यहाँ से ये ब्रोकन लाइन है, यहाँ से आप लाइन इस तरह बना देंगे, तो इस तरह आप लाइन टर्न कर सकते हैं, आप ये कह लें। तो इस तरह लाइन टर्न करते हुए, लेकिन लाइन सारी की सारी इस सेट के अंदर ही लाई कर रही है, तो ऐसे सेट को आप डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है कन्वेक्स सेट में और डोमेन में। उसके बाद रीजन क्या होता है? रीजन एक ऐसी डोमेन को कहते हैं जिसमें उसके कुछ बाउंड्री पॉइंट या सारे बाउंड्री पॉइंट शामिल हो, यानी उसके अंदर कम से कम एक बाउंड्री पॉइंट या सारे बाउंड्री पॉइंट शामिल होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्लोज रीजन क्या होता है? ए रीजन इज सेड टू बी क्लोज रीजन इफ इट कंटेन ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। अगर उसके अंदर बाउंड्री पॉइंट्स भी शामिल हैं तो उसे क्लोज रीजन कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो सर्कल है, ये जो डिस्क है, अगर इसकी बाउंड्री भी शामिल कर लें तो ये क्लोज रीजन कहलाएगा। अगर बाउंड्री शामिल नहीं करेंगे तो ये ओपन रीजन कहलाएगा। ठीक है, आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं। नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन वाई की ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्रिकली ये एक सर्कल है
और जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और यूनिट सर्कल है यानी उसका रेडियस 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 का क्या मतलब है कि इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और इंटीरियर ऑफ द सर्कल, अब इसमें जब बाउंड्री शामिल नहीं होती, दिस इज ऑलवेज ओपन, और ओपन और नॉन एम्प्टी है तो ये डोमेन है। अच्छा, अगर हम जस्ट इक्वल टू ले लें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये सर्कल की बाउंड्री बन जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 1 ले लें, तो फिर इसमें इंटीरियर ऑफ सर्कल भी आ जाएगा, बाउंड्री भी आ जाएगी। ऐसा रीजन जिसके अंदर इंटीरियर और बाउंड्री दोनों हो, उसे आप क्लोज रीजन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो आगे हम यूज करेंगे। यहां से हमारा एनालिसिस शुरू हो रहा है, लिमिट और कंटिन्यूटी हम शुरू कर रहे हैं। लेट z इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x y in a defined on a domain D, yani this is defined on domain is subset of R square to R, this function of two variables. Suppose that there is a point x naught y naught, ये एक fixed point है domain D के अंदर, R is a boundary point, domain में है या उसकी boundary पे है, then तो फिर उसकी आप लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? आपका फंक्शन है, फर्ज करें f of x y, आप इसकी लिमिट फाइंड करना चाहते हैं, लिमिट x approaches to x naught and y approaches to y naught. Suppose this limit is equal to c. अब आप इसे जरा कंपेयर करें फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के साथ, कि जब आप आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that the function minus limit mod this is less than epsilon if we have point xy minus x naught y naught, this is less than delta. Now you know that what is this? This is the distance, and here we have distance formula, x minus x naught square y minus y naught square, this is less than delta square, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। Okay, now if the limit of a function at any point is equal to the actual value of the function, then f is said to be the continuous function at x naught y naught. That is, if this limit of function x y is equal to f of x naught y naught. यहाँ एक पॉइंट मिस है, मैं अभी आपको उसकी डिटेल बताऊंगा कि अब जो लिमिट होगी वो किस तरह से एग्जिस्ट करेगी। मिसाल के तौर पे जब आप सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है आपके पास और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल होता है, तो आपके पास डोमेन आर होती है। आर पे अगर आप किसी पॉइंट पे लिमिट लेना चाहें तो वो दो तरह से होती है, लेफ्ट लिमिट होती है और राइट लिमिट होती है। और आप कहते हैं इफ लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट देन द लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन जब आप जाते हैं आर स्केयर पे, आपका फंक्शन टू वेरिएबल्स का होता है आर स्केयर टू आर, तो फिर अगर आप किसी पॉइंट पे लिमिट फाइंड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये आपका पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट है। अब इस पॉइंट को अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि पहले आप इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच करें, ठीक है, एक्स नॉट पे आए, फिर आप वाई नॉट पे जाएं, ये एक पाथ है। यानी अब आपको इस पॉइंट पे पहुंचने के ढेर सारे पाथ हैं। एक पाथ ये है कि आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू उसे पहुंच जाएं, ठीक है, और बेशुमार पाथ हैं, आप किसी भी पाथ से पॉइंट को अप्रोच कर सकते हैं। यू हैव इन्फिनिटली मैनी पाथ्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या कहेगी? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ये होगी कि आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर तमाम पाथ के अलोंग आपकी जो लिमिट है वो आपको सेम वैल्यू दे, ठीक है। आगे चल के मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देता हूं, इसे आप ज़हन में रखें। अच्छा, अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो एक्चुअल वैल्यू के बराबर है तो आप कहेंगे आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज है लिमिट की, वेरी ऑब्वियस प्रॉपर्टीज, कि अगर दो फंक्शन है एफ और जी और एक्स नॉट वाई नॉट पे एफ की लिमिट u1 है और g की लिमिट v1 है, तो फिर f प्लस g की लिमिट क्या होगी? u1 प्लस v1। इसी तरह f इंटू g की लिमिट क्या होगी? दिस विल बी u1 v1, एंड f बाय g की लिमिट क्या होगी? दिस विल बी u1 ओवर v1 प्रोवाइडेड दैट v1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली if f and g both are defined on the same domain, then if f is continuous at x naught y naught and g is continuous at x naught y naught, then we know that there's some difference, both are continuous. And not only some, but also their product and quotient are provided that gxy is not equal to 0. So all these are continuous
एंड प्रूफ यहाँ पे हमें नहीं चाहिए है। ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी and x approaches to a, y approaches to b. Even there is a difference between limit uh, y approaches to b first and then x approaches to a, f of x y. ठीक है, अगर तो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर तो कोई डिफरेंस नहीं इन सारी चीजों में. बट इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और इफ the limit is different in all these cases, then we say that limit does not exist. Okay, फर्स्ट वी सी व्हाट इज दिस लिमिट x अप्रोचेस टू a, y अप्रोचेस टू b. इसका मतलब ये है कि आपकी जो लिमिट है वो आपने दो स्टेप में कैलकुलेट करनी है. पहले आपने फाइंड करना है x अप्रोचेस टू a. जब आप फाइंड कर लेंगे फिर आपने लिमिट अप्लाई करना है y अप्रोचेस टू b. ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास इस तरह से लिखा हो लिमिट y अप्रोचेस टू b, x अप्रोचेस टू a, तो इसका मतलब ये होगा कि आप पहले आप ये लिमिट अप्लाई करेंगे y अप्रोचेस टू b और फिर आप लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू a. ठीक है, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो दोनों सूरतों में आपकी जो लिमिट है वो सेम आएगी और इसे आप कहते हैं रिपीटेड लिमिट्स. ठीक है, दिस टाइप इज कॉल्ड रिपीटेड लिमिट्स. अच्छा, ये रिपीटेड लिमिट में क्या होता है बेसिकली, आप अगर इस पर गौर करें तो ये पाथ का डिफरेंस है. जस्ट ये आपके पास पॉइंट है x नॉट y नॉट. आप कहीं से फर्ज करें ये आपका एक्स वाई है, अब आप अप्रोच करना चाहते हैं एक्स नॉट वाई नॉट को, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आपका जो y है वो y नॉट को अप्रोच करेगा, यानी पहले आप y एक्सिस के अलॉन्ग जाएं. ठीक है, ये आप y एक्सिस के अलॉन्ग चले गए, आपका x वही रहा, y आपका y नॉट हो गया. उसके बाद आप फिर x एक्सिस के अलॉन्ग चले जाएंगे तो आपका x से लेके x नॉट हो जाएगा और y आपका. तो इस तरह करके आप जा सकते हैं कि पहले y एक्सिस के अलॉन्ग चले गए फिर x एक्सिस के अलॉन्ग, तो आप x नॉट y नॉट पे पहुंच जाएंगे. दूसरा तरीका ये है कि पहले आप इस तरह से करके एक्स वाई से एक्स नॉट वाई पे पहुंचे, फिर एक्स नॉट वाई से आप एक्स नॉट वाई नॉट पे पहुंचे. तो ये दोनों पाथ के लॉन्ग आपका लिमिट की वैल्यू सेम आनी चाहिए. सो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ द लिमिट और स्पेशल पाथ्स ऑफ द लिमिट. इसके अलावा आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, आप स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग भी जा सकते हैं. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स वाई से डायरेक्ट. आप पैराबोलिक पाथ से भी जा सकते हैं इस तरह से करके. ठीक है, तो आप किसी भी पाथ से जा सकते हैं. अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो हर पाथ से आपको सेम आंसर देगी. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं. f from r square to r given by f of x y is equal to x square y square over x4 plus y4. x y not 0, this is 0 when x y is 0. now अब इसकी जरा आप लिमिट चेक करें. आपने इसकी लिमिट फाइंड करना है 0 0 पे, बाकियों पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी तमाम पॉइंट्स पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी, कंटिन्यूस भी होगा. ये 0 0 पे अगर आपने लिमिट फाइंड करनी है तो फर्ज करें पहले हम फाइंड करते हैं एक स्पेशल जो हमारा पाथ है उससे कि x 0 को पहले अप्रोच कर जाए फिर y 0 को अप्रोच कर जाए. ठीक है, और x स्क्वायर y स्क्वायर ओवर x4 प्लस y4, यानी ये स्पेशल पाथ है कि पहले आप x 0 को अप्रोच करा रहे हैं फिर आप y 0 को अप्रोच करा रहे हैं. ठीक है, दिस इज इक्वल टू द लिमिट y अप्रोचेस टू 0. पहले आप x अप्लाई कर दें, x अप्रोचेस टू 0, x स्क्वायर y स्क्वायर x4 y4. अब जब आप x को 0 करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0. ये आपका 0 हो जाएगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में y4 रह जाएगा. तो 0 बाय समथिंग दिस इज 0. ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा और 0 की लिमिट 0 होती है, लिहाजा ये आपकी जो स्पेशल लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रही है और इसका आंसर 0 है. इसी तरह अगर आप पहले y को 0 कर देते हैं तब भी ये 0 हो जाएगा. तो दोनों सूरतों में आपके पास सेम आंसर आएगा. ये तो होगी एक स्पेशल केस. अब अगर आप पाथ चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पे आप स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जाते हैं. ठीक है, आपने ओरिजिन को अप्रोच करना है 0 0 को, तो अब आप एक्स वाई लेके आप स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जाते हैं. तो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स. ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे यूज करते हैं ये इक्वेशन तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू द पॉइंट 0 0 थ्रू y इज इक्वल टू एम एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर x4 प्लस y4. जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एम एक्स है तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर
ओवर x4 प्लस m स्केयर, अब ये mx पुट करेंगे तो ये m4 और x4, ठीक है, ये x स्केयर x4 हो जाएगा, ये यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये रह जाएगा m स्केयर ओवर 1 प्लस m4। अच्छा, अब ये आ गया है फंक्शन ऑफ m। अब आप याद रखें कि लिमिट की वैल्यू अगर एग्जिस्ट करे तो वो एक कांस्टेंट होनी चाहिए थी, यानी अगर स्पेशल पाथ के अलोंग जीरो आ रही है तो यहाँ भी जीरो आनी चाहिए थी, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं आई बल्कि ये m का एक फंक्शन आ गया। m के फंक्शन होने का क्या मतलब है? m के फंक्शन होने का ये मतलब है कि अगर आप इसको y इज इक्वल टू x के अलोंग अप्रोच करते हैं, यानी अगर आप m को 1 रखते हैं तो यहां से m को 1 रखने से 1/1 प्लस 1/2 इसका आंसर 2 आ जाएगा। यानी अगर आप इस पाथ से आए हैं y इज इक्वल टू x वाले पाथ से, तो आपकी जो लिमिट है वो 1/2 आ जाएगी, जबकि आप x0 y0 से आए थे तो 0 आई थी, इसका मतलब है लिमिट इज नॉट यूनिक, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि y इज इक्वल टू x से आ रहे हैं, अगर फर्ज करें y इज इक्वल टू 2x से आ रहे हैं तो फिर आप देखें क्या होगा, फिर m आपका 2 हो जाएगा। उस सूरत में जब आप m2 पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास 4/1 प्लस 16, तो आपके पास वैल्यू 4/17 आएगी। इसका मतलब है कि आपकी जो लिमिट है वो पाथ पे डिपेंड कर रही है, डिफरेंट पाथ से आपके पास डिफरेंट लिमिट्स आ रही है। जैसे आपके पास फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में ये होता था कि आप लेफ्ट राइट लिमिट फाइंड करते थे, और अगर लेफ्ट राइट लिमिट सेम ना आए तो आप कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेम इज द केस हियर, आपने डिफरेंट पाथ के अलोंग लिमिट कैलकुलेट की और आपके पास लिमिट सेम नहीं आई, इसका मतलब है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये इसका एक तरीका है लिमिट चेक करने का कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। आमतौर पर हम ये यूज कर लेते हैं y इज इक्वल टू mx अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, और अगर आपके पास वो जो आंसर है लिमिट का वो m पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ m है और वो एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है हर सूरत में, तो फिर आप कहते हैं कि आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। सो नाउ इन दिस केस द लिमिट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, हेंस दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फर्दर बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे बीएससी कैलकुलस में मिल जाएंगे एक्सरसाइज 2.6 में, जहां बहुत सारी एग्जांपल दे के आपको ये लिमिट्स की जो है प्रैक्टिस करवाई गई है। दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट एग्जांपल, f फ्रॉम r स्क्वायर टू r, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, ये आपको पीस वाइज डिफाइन किया हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू 0, दिस इज नॉट सेम एज लिमिट y अप्रोचेस टू 0 x अप्रोचेस टू 0। तो इस तरह की एग्जांपल आपको याद रखनी पड़ती हैं कि एटलीस्ट आपसे पूछा जा सकता है गिवन एग्जांपल टू शो दैट दीज लिमिट मे नॉट बी सेम। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है साल के तौर पे। अब अगर आप इसके अंदर पहले y को 0 करें तो आपके पास ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये सारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, y 0 करने से। उसके बाद आपके x स्क्वायर से कट जाएगा। उसके बाद अब आप x को 0 करें, जब आप x को 0 करेंगे तो cos 0 1, आपके पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी तरह करें, अब आप पहले x को 0 कर दें फिर y को 0 करें। जब आप x को 0 करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, y स्क्वायर से कट जाएगा, और फिर जब y को 0 करेंगे तो cos 0 1, तो ये -1 आ जाएगा। अब आप देख लें, अगर आप y को पहले 0 करते हैं तो +1, और अगर आप x को पहले 0 करते हैं तो -1, तो इसका मतलब है कि ये दो लिमिट्स भी आपस में सेम नहीं आ रही। जब लिमिट सेम नहीं आ रही तो आप कहेंगे दीज लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देख लें, f फ्रॉम r स्क्वायर टू r गिवन बाय दिस। अगेन आपका जो प्रॉब्लम है वो 0 0 पे है, आपने इसकी जो लिमिट कैलकुलेट करनी है वो 0 0 पे कैलकुलेट करनी है। लिमिट x y अप्रोचेस टू द पॉइंट 0 0 एंड फंक्शन इज x प्लस वाई इनटू साइन ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y स्क्वायर। इस केस में आप नोट करें कि आपके पास एक थ्योरम है जिसका आप सहारा ले सकते हैं कि इफ साइन थीटा बाय थीटा दिस साइन थीटा बाय थीटा इज 1 व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो जब आपका एक्स वाई 0 को अप्रोच करेगा, यानी आपका एक्स भी 0 को अप्रोच करेगा, वाई भी 0 को अप्रोच करेगा, तो आपका ये जो एंगल है ये 0 को अप्रोच करेगा। इस सूरत में क्या होगा, ये आपके पास जो फैक्टर है ये आपका 1 को अप्रोच कर जाएगा। जब आपका फैक्टर 1 को अप्रोच कर जाएगा तो आपके पास x प्लस वाई रह जाएगा। अब आप बेशक पहले x को 0 करें या y को 0 करें, इन ऑल दीज केसेस यू विल गेट 0। ठीक है, इसे आप मॉड की फॉर्म में भी कर सकते हैं, दिस इज आल्सो वेरी ट्रिवियल कि आप इसकी आप इसे इस तरह कैलकुलेट कर लें कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई माइनस 0 मॉड
बिकॉज इट्स लिमिट इज 0। आप इसे कैलकुलेट करके इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे देन यू विल सी दैट दिस साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज लेस देन 1 एंड यू गेट द सेम आंसर। ठीक है, ये अपना कैम बंद कर लेना मोहम्मद बिलाल, ये फिर रिकॉर्डिंग में कैम आपका आ जाएगा, ये बंद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव्स का। अच्छा, लिमिट की तरह यहां भी फर्क पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव में भी फर्क पड़ेगा। जब आपके पास फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल होता है एफ फ्रॉम आर टू आर, तो आपका फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो वहां पे आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और वो आपने कहा था कि वो आपके पास ये बनेगा, फर्ज करें आप किसी पॉइंट सी पे फाइंड करते हैं, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी। या आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच। ठीक है, ये हो गया फंक्शन जब आपके पास फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है। जब आपके पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल आ जाता है, साल के तौर पे z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो अब आपका जो चेंज है z के अंदर वो x के रिस्पेक्ट से भी है और y के रिस्पेक्ट से भी है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, तो फिर आपके पास दो तरह के डेरिवेटिव होंगे, एक पार्शियल z बाय पार्शियल x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x जब आप लेंगे किसी भी पॉइंट x नॉट y नॉट पे, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका y कांस्टेंट होगा, तो ये आपके पास बनेगा लिमिट डेल्टा x चेंज हो रहा है अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ x में चेंज आएगा और आपका y फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, ये x y नॉट, तो अब आपका चेंज जो है वो x में आएगा, x से x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। और जब आप विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो उस सूरत में क्या होगा, पार्शियल z बाय पार्शियल y एट x नॉट y नॉट, उस सूरत में आपके पास x फिक्स हो जाएगा, y चेंज हो जाएगा, सो डेल्टा y अप्रोचेस टू 0, x आपका फिक्स हो जाएगा x नॉट और y प्लस डेल्टा y आ जाएगा माइनस ये x। पार्शियल डेरिवेटिव्स के बाद आ जाएगा टोटल डिफरेंशियल। आपका फंक्शन फर्ज करें है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। और जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल z बाय पार्शियल x, तो आप y को कांस्टेंट रखते हैं और आपका x में इंक्रीमेंट आता है x प्लस डेल्टा x। इसी तरह जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो आपका x कांस्टेंट होगा और y में इंक्रीमेंट आएगा y प्लस डेल्टा y। ठीक है, अब आप टोटल डिफरेंशियल लेना चाहते हैं तो आप टोटल चेंज देंगे, ये दोनों इंक्रीमेंट आप एट अ टाइम करेंगे कि अगर फर्ज करें आपका x भी चेंज हो रहा है और आपका y भी चेंज हो रहा है। सपोज आपके पास दो पॉइंट हैं, एक एक्स वाई है, दूसरा आपके पास पॉइंट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई, दोनों चेंज हो रहे हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे, चेंज इन जेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस फंक्शन वैल्यू एट एफ एक्स वाई। तो ये टोटल चेंज आपके पास आ जाएगा, चेंज इन जेड। और अगर आप टोटल डिफरेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो ये आप जानते हैं बाय यूजिंग द फंडामेंटल लेमा, dz इज द टोटल डिफरेंशियल एंड दिस इज इक्वल टू, आप इसके लिए फंक्शन देखेंगे क्या है, फंक्शन आपका है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, सो टोटल डिफरेंशियल इज इक्वल टू पार्शियल f बाय पार्शियल x dx प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y dy। इसी तरह अगर आपके पास कोई फंक्शन है और वो फंक्शन ऑफ फोर वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल x y u v, तो फिर आपका टोटल डिफरेंशियल क्या होगा, वो आपके पास बन जाएगा पार्शियल f बाई पार्शियल x dx प्लस पार्शियल f बाई पार्शियल y dy पार्शियल f बाई पार्शियल u du प्लस पार्शियल f बाई पार्शियल v dv। तो आपका टोटल डिफरेंशियल ये बन जाएगा एंड दिस इज, यू नो दैट, फंडामेंटल लेमा। And the statement is fundamental lemma. If z is equal to f of xy has a continuous partial order derivatives in D, then z has total differential dz partial z by partial x dx, dx और delta x same है, partial z by partial y dy और delta y at every point x y in x। ठीक है, this is very important, स्पेशली सब्जेक्टिव टाइप में इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह लोग करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं,
प्रॉब्लम्स हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ये ए बी सी पार्ट्स हैं। उसके बाद आपने इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपने टोटल डिफरेंशियल फाइंड करना है फंडामेंटल लेमा यूज करके, आंसर दिए हुए आप।